स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब सीएलसी के इस डिजिटल और लाइव प्लेटफॉर्म पर मैं ऋषिराज यादव फिर से आपका वेलकम करता हूं। आपको पता होगा कि अभी तक लेक्चर 23 कंप्लीट हो चुके हैं। आज 24th लेक्चर स्टार्ट होगा। लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे, एक बार थोड़ा सा मैं उसको समराइज करते हुए फिर आगे चलता हूं। हमने अलग अलग मेजर फूड सोर्स का डाइजेशन स्टार्ट किया। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन और लिपिड का, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट कर चुके थे। तो उसी को एक बार थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करता हूं और फिर आगे चलते हैं। सॉरी, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का पाचन। देखिए बेटा, फूड मटेरियल ओरल कैविटी में है, मुख गुहा में, उसके बाद ईसोफेगस में, उसके बाद स्टमक में, उसके बाद ड्यूडेनम में। ये ग्रहणी वाला भाग है छोटी आंत का, ये आमाशय वाला भाग है, ये ग्रसिका वाला भाग है और ये मुख गुहा वाला भाग। जैसे कि आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जा रहा है तो वो किस फॉर्म में जाएगा? हमारी बॉडी की बात करें तो स्टार्च फॉर्म में, ह्यूमन बॉडी की बात करें सेलुलोज की फॉर्म में, कैटल्स जितने भी मवेशी हैं उनके अंदर, कोमा रैबिट है इनके अंदर। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में है? स्टार्च की फॉर्म में है या फिर सेलुलोज की फॉर्म में? इस ओरल कैविटी के अंदर जैसे ही भोजन पहुंचा तो इस ओरल कैविटी में भोजन का पाचन जो संभव होगा वो हमारे पास मानव के अंदर जैसे ही स्टार्च है, ये स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, pH 6.8 पर यहां पर सलाइवरी एमाइलेज काम करता है और ये एमाइलेज क्या करेगा? इस पॉलीसेकेराइड को माल्टोज डाइसेकेराइड में तोड़ देता। और ये भी मैंने बताया था केवल कितना परसेंट? 30%। और ये डाइसेकेराइड यदि ऑप्शन में माल्टोज नहीं दे रखा है तो आइसो माल्टोज भी सही है और लिमिटेड डेक्स्ट्रिन भी सही है। रियली में क्या है? ये लिमिटेड डेक्स्ट्रिन और आइसो माल्टोज। स्टार्च आपको पता है पॉलीसेकेराइड है, बड़ी यूनिट है, तो दो की छोटी यूनिट को तो डाइसेकेराइड बोलेंगे, लेकिन इससे थोड़ी सी बड़ी यदि कोई यूनिट जनरेट हो रही है तो उसे क्या बोल रहे हैं? लिमिटेड डेक्स्ट्रिन। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख गुहा में इस तरीके से पाचन संभव हुआ। अब बात कर रहे हैं ईसोफेगस।
यहां पर किसी प्रकार का डाइजेशन ईसोफेगस में डाइजेशन तो चलेगा, लेकिन इस ईसोफेगस का उस डाइजेशन में कोई रोल नहीं होगा। कहां पहुंच गए हम? स्टमक रीजन। स्टमक रीजन में भी एमाइलेज नाम की एक्टिविटी वहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर भी डाइजेशन। जैसे ही यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर ड्यूडेनम के पार्ट में दो तरीके के एंजाइम आएंगे, एक इंटेस्टाइनल जूस या आंतरीय रस वाला भाग, और एक भाग वो आएगा जो पैनक्रियाज से आएगा। पैनक्रिएटिक जूस वाला भाग मीन्स अग्नाशी रस वाला भाग। इस अग्नाशी रस के अंदर क्या है? पैनक्रिएटिक एमाइलेज। इंटेस्टाइनल वाले जूस में कौन सा पार्ट है? डाइसैकेराइडेज। क्लियर है बेटा? ड्यूडेनम पार्ट में जो पैनक्रिएटिक जूस, उस पैनक्रिएटिक जूस में 6 अलग अलग घटक बताए थे मैंने। काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज एंड पैनक्रिएटिक न्यूक्लिएज। यहां पर भी अलग अलग 4 पार्ट बताए थे इंटेस्टाइनल जूस में। डाइपेप्टाइडेज, डाइसैकेराइडेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइनल न्यूक्लियोसाइडेज। उनमें से मैंने यहां पर पैनक्रिएटिक एमाइलेज और यहां पर डाइसैकेराइडेज लिए। ये पैनक्रिएटिक एमाइलेज क्या करेगा? 30% यहां पर डाइजेशन हुआ, रिमेनिंग 70% बच गया। तो ये जो स्टार्च है, ये 70% जो है, इस पैनक्रिएटिक एमाइलेज की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? माल्टोज। मीन्स ये कौन सी यूनिट है? पॉलीसैकेराइड। और ये कौन सी यूनिट है? डाइसैकेराइड। अब जो डाइसैकेराइड यूनिट यहां पर आई है, इस डाइसैकेराइड पे कौन काम करेगा? डाइसैकेराइडेज। अब हमारे पास डाइसैकेराइड, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास सुक्रोज है, यहां हमारे पास लैक्टोज है, यहां हमारे पास माल्टोज है। तो इसके ऊपर यदि डाइसैकेराइडेज, फॉर एग्जाम्पल यहां पर सुक्रेज, या इसी को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेज। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा। यहां पर लैक्टेज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाएगा। यहां पर माल्टेज, तो यहां पर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाएगा। ये सभी डाइसैकेराइडेज ने काम किया, तब जाकर हमारे पास ये यूनिट और ये यूनिट, ये सभी क्या बनी? मोनोसैकेराइड्स। और बिल्कुल सही है, डाइजेशन इस स्टेज में कंप्लीट भी हो जाएगा, क्योंकि आप लेके क्या चले थे? पॉलीसैकेराइड। और आपके पास में रिजल्टेंट में लास्ट में क्या बन रहा है? मोनोसैकेराइड। और किसी भी पॉलीसैकेराइड यूनिट का मोनोसैकेराइड में कन्वर्जन होना, यही क्या है? डाइजेशन की स्टेप है। क्लियर?
कुछ कैटल्स के अंदर, रैबिट के अंदर भी डाइजेशन की एक स्टेप देखते, क्योंकि वहां पर क्या है, सेलुलोज। यहां तक का पार्ट हम पहले कवर कर चुके हैं। अब देखिए बेटा, इसी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड और तरीके के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, हमारे पास यदि सेलुलोज आए तो बेटा ह्यूमन बॉडी जो है वो इस सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम चाहिए और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं। तो सबसे पहली यूनिट रैबिट। रैबिट के अंदर कैप्रोफैगी, या इसको बोलते हैं मलभोजिता, रैबिट के अंदर कैप्रोफैगी कंडीशन पाई जाती है। ये कैप्रोफैगी क्या है? रैबिट जब अपना फीकल मैटर या मल त्याग करेगा तो दो तरीके का मल त्याग करता है, एक लिक्विड तरीके का और एक सॉलिड तरीके का। जब लिक्विड तरीके का मटेरियल डिस्चार्ज कर रहा है, इसका मतलब उसकी आहार नाल के अंदर सेलुलोज का पूर्ण पाचन नहीं हुआ है, और यदि सॉलिड तरीके का डिस्चार्ज कर रहा है तो इसका मतलब उसकी आहार नाल में सेलुलोज का पाचन हो चुका है। तो जो लिक्विड फीकल मैटर या मल का त्याग करता है, रैबिट अपने ही मल को वापस खा जाता है। इसे बोलते हैं कैप्रोफैगी। क्योंकि जब तक उसकी आहार नाल से ये सेलुलोज 2 बार नहीं गुजर जाता तब तक उसका पूर्ण पाचन नहीं होता। तो ये कैप्रोफैगी कंडीशन। इसका मतलब इस रैबिट के अंदर सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, और ये सेलुलेज एंजाइम रैबिट का कौन सा भाग, सीकम भाग बनाता है। तो आपसे पूछा जाए मानव के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सेलुलेज नहीं है। रैबिट के अंदर होगा क्योंकि सेलुलेज है। किसने बनाया? सीकम भाग। और भी देखें, कैटल्स के अंदर बात कर लेते। स्टमक, बेटा ध्यान रहे, देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सीकम पार्ट किसका है? इंटेस्टाइनल पार्ट। वहां पर सेलुलोज बन रहा है। और कैटल्स के अंदर स्टमक, आपको पता है कितने भाग हैं? रूमेन है, रेटिकुलम है, ओमेसम है, एब ओमेसम है। ये सभी भाग पाए जाते हैं, इसलिए इनके स्टमक को क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड स्टमक है, इस कंपाउंड स्टमक के रूमेन और रेटिकुलम भाग में क्या मिलता है? रूमेनोकोकस बैक्टीरिया, जो एक टाइप के कैसे हैं? मैथेनोजन्स हैं, मार्स गैस या मेथेन रिलीज करते हैं। और ये क्या? सेलुलेज एंजाइम का सिंथेसिस करते हैं, सेलुलेज का संश्लेषण करते हैं। इसका मतलब इन कैटल्स के अंदर भी, रैबिट के अंदर भी इस सेलुलेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं सेलुलोज का डाइजेशन भी क्या कर देंगे? संभव करा देंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और डिस्कस करूं मैं।
आपने टर्माइट्स नाम सुना होगा। टर्माइट्स दीमक को बोलते हैं। इनके पास सिम्बायोटिक प्रोटोजोवन पाए जाते हैं। सिम्बायोटिक प्रोटोजोवन का मतलब हो गया कि उस टर्माइट की बॉडी के अंदर साथ में प्रोटोजोवन भी हैं, और ये प्रोटोजोवन सेलुलेज एंजाइम बना रहे हैं जो सेलुलोज का डाइजेशन करवा पाए। आपसे ऑप्शन दे रखे हैं 4। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाएगा। ऑप्शन में दे रखा है टर्माइट, रैबिट, कैटल्स, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन नहीं कर पाएगा क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर सेलुलेज एंजाइम एब्सेंट होता है। क्लियर है मेरी बात? तो अभी तक जो मैंने बातें की है ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से रिलेटेड बातें की है, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो 2 तरीके से है। एक सेलुलेज का डाइजेशन कैसे हो रहा है वो, सेलुलोज का डाइजेशन कैसे हो रहा है वो, और दूसरा स्टार्च का डाइजेशन कैसे हो रहा है। हमारी बॉडी के अंदर स्टार्च का डाइजेशन संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा प्रोटीन का डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ देखिए बेटा, वही भाग सबसे पहले ओरल कैविटी या मुख गुहा में, ईसोफेगस में, स्टमक में, ड्यूडेनम। ओरल कैविटी में मुख गुहा में लार आएगी। लार के अंदर क्या प्रोटीन डाइजेशन का कोई एंजाइम है? नहीं है, यहां डाइजेशन नहीं होगा प्रोटीन का। ईसोफेगस से कोई पार्ट, सॉरी, ईसोफेगस में भी कोई नहीं है। स्टमक पार्ट से रिलीज होंगे पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, और ड्यूडेनम पार्ट में 2 भाग है। पैनक्रिएटिक जूस वाला पार्ट, अग्नाशी रस वाला भाग, और दूसरा पार्ट है वो है इंटेस्टाइनल जूस वाला भाग, आंतरीय रस। पैनक्रिएटिक जूस के कौन कौन से पार्ट? ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। ये तीनों पार्ट कौन से हैं? प्रोटीन के डाइजेशन से रिलेटेड। इंटेस्टाइनल जूस में क्या है? डाइपेप्टाइडेज है, ये प्रोटीन से रिलेटेड।
पैनक्रियाटिक जूस के 4 कंपोनेंट यही नहीं है, 3 कंपोनेंट और यही नहीं है, 6 कंपोनेंट है, उनमें से 3 जो हैं वो प्रोटीन से रिलेटेड। इंटेस्टाइनल जूस के भी 4 कंपोनेंट है, उनमें से डाइपेप्टाइडेज किससे रिलेटेड है? प्रोटीन के। हम यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन करवाने में कौन कौन से एंजाइम का रोल है वो समझ रहे हैं। ओरल कैविटी में प्रोटीन का या मुख गुहा में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ नहीं, ईसोफेगस में हुआ नहीं, स्टमक में जाकर कुछ मिला है तो वो डाइजेशन। इसीलिए सबसे पहले प्रोटीन का पाचन आमाशय में स्टार्ट होता है। अब देखो क्या है बेटा, आमाशय में बात कर रहे हैं। आमाशय में पहला पार्ट सबसे पहले जो पेप्सिनोजन है, इस पेप्सिनोजन को हमें किस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा? पेप्सिन। दूसरा पार्ट प्रोरेनिन है, इसे किस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा? रेनिन। और बेटा आपको पता होगा इन सब को कन्वर्ट करवाने के लिए हमें कैसा मीडियम चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए। और ये जो एसिडिक मीडियम है ये कौन प्रोवाइड करेगा वहां पर? HCl। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये जो है ये इनएक्टिव या निष्क्रिय है, और ये वाले जो हैं ये क्या हैं? एक्टिव या सक्रिय हैं। इनका इनमें कन्वर्जन होना है। कन्वर्जन कौन कराएगा? HCl। मीन्स एसिडिक मीडियम इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। अब हमारे पास कैसीन जो मिल्क में होता है वो मिला, इसके ऊपर सबसे पहले कौन काम करता है? रेनिन। ये IPMT में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सबसे इनिशियल स्टेप, सबसे शुरुआती या प्रारंभिक पद रेनिन करेगा। रेनिन तब करेगा जब वो एक्टिवेट हुआ है, एक्टिवेट हो चुका है, कैसीन पे काम किया। पैरा कैसीन बना देता है, इससे कैल्शियम बाइंड करता है। क्या बना लेता है? कैल्शियम। पैराकैसिनेट। और ये जो रिजल्ट बन रहा है इसी को बोलते हैं मिल्क क्लोट। इस मिल्क क्लोट पर कौन काम करेगा? पेप्सिन। और फाइनली यहां पर प्रोडक्ट बनाएगा। पहली रिएक्शन तो पता लग गई कि मिल्क के अंदर जो कैसीन है उसको शुरुआती डाइजेशन में कौन रोल करेगा? रेनिन। और उसका फाइनल डाइजेशन कौन कराएगा? पेप्सिन। अब यहां पर बेटा अभी ध्यान रहे, आमाशय में बात चल रही है। अब यहां पर हमारे पास में क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल यदि मिला तो उस प्रोटीन मॉलिक्यूल पर सीधा कौन काम करेगा? पेप्सिन। और इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज, ये वाटर सोल्यूबल पार्ट है, इनके अंदर तोड़ने का काम करेगा। तो आपको पता लग गया होगा कैल्शियम पैराकैसिनेट को तोड़ेगा तब भी ये प्रोडक्ट बनेंगे। और यदि डायरेक्ट प्रोटीन मिला है तो डायरेक्ट प्रोटीन पर कौन काम कर रहा है? ये पेप्सिन। तो पेप्सिन तब काम करेगा जब एक्टिवेट होगा। और मिल्क प्रोटीन पर कौन काम कर रहा है? ये रेनिन। शुरुआती तौर पर रेनिन ने किया और फाइनल डाइजेशन पेप्सिन ने कराया। और यदि डायरेक्ट कोई प्रोटीन मिल रहा है तो उसको
पेप्सिन डाइजेस्ट कर देगा। रियली में ये जो पेप्सिन है ये बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल को बीच बीच में से तोड़ता है। जो भी एंजाइम प्रोटीन को डाइजेशन करने वाला जो बीच में से तोड़े उसे बोलते हैं एंडोपेप्टाइडेज। और एक एक किनारे से तोड़े, किनारा एमिनो हो सकता है या कार्बोक्सिलिक हो सकता है, तो किनारे से तोड़े तो उसे बोलते हैं एमिनोपेप्टाइडेज। या तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर अटैक करेगा या एमिनोपेप्टाइडेज जो एमिनो ग्रुप पे अटैक करेगा। तो एक्सोपेप्टाइडेज छोटे छोटे सेगमेंट बनाएगा, एंडोपेप्टाइडेज बीच में से तोड़कर उससे बड़े सेगमेंट्स बनाने का काम करेगा। तो ये पेप्सिन एक एंडो की तरह काम कर रहा है, तो बड़े प्रोटीन को क्या कर दिया उसने, छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ दिया, जिन्हें क्या बोल रहे हैं। पता लग गया आमाशय में या स्टमक में कौन सा स्टेप चल रहा है। इसका मतलब हम ओरल कैविटी की ये बात कर चुके हैं, ईसोफेगस की भी बात कर चुके हैं, स्टमक की भी बात कर चुके हैं। अब किसका रोल है, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का। इस वाले पार्ट का रोल देख रहे हैं अब पैनक्रियाटिक जूस में। हमारे पास क्या मिला, ट्रिप्सिनोजन। हमारे पास क्या मिला, काइमोट्रिप्सिनोजन। और क्या मिला है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये सभी के सभी निष्क्रिय अवस्था में, इनएक्टिव है। तो सबसे पहले इनको एक्टिव करना पड़ेगा। एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है जो आंतरीय श्लेष्मा या इंटेस्टाइनल म्यूकोसा रिलीज करता है। ये एंटेरोकाइनेज करता क्या है, ये आपके पास ट्रिप्सिनोजन है और ये ट्रिप्सिनोजन पर एंटेरोकाइनेज ने काम किया, तो सबसे पहले इसको ट्रिप्सिन और ये एक्टिव फॉर्म आ गई है इसकी। क्लियर। तो सबसे पहले हमने ट्रिप्सिनोजन को क्या कर दिया बेटा, एक्टिव कर दिया। अब जो रिजल्टेंट में ट्रिप्सिन बना है, ये बाकी जो दो एंजाइम बचे हुए हैं उनको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। ये जो है ये ट्रिप्सिन, ये क्या करेगा, काइमो ट्रिप्सिनोजन जो है उसको और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है उसको कन्वर्ट करने का काम करेगा काइमोट्रिप्सिन में और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। क्लियर है बेटा। हमने सबसे पहले जो इनएक्टिवेटेड या निष्क्रिय फॉर्म थे उनको क्या कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट कर दिया तो अब उनकी हम एक्शन भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने स्टमक में उनकी एक्शन अलग देखी थी, पेप्सिन की और रेनिन की। अब वो पार्ट कहां पर चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में। तो छोटी आंत में ये सभी एंजाइम कैसे रिएक्ट करेंगे ये देख रहे हैं। स्टमक में फाइनल प्रोडक्ट, ये मान लो हमारे पास प्रोटीन, उसका डाइजेशन पॉसिबल हुआ तो क्या बनाया था, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज
ये डाइजेस्टेड पार्ट है, और क्या पता कुछ प्रोटीन ऐसा है जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, तो तीनों को ले लिया। इसके ऊपर किसने काम किया? ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। जब ये काम करेगा तो हमारे पास में ये जो यूनिट्स हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये यूनिट्स छोटे छोटे सेगमेंट्स तोड़ सकती हैं। ये छोटे छोटे सेगमेंट्स तोड़ सकती है, और उन सेगमेंट्स को हम बोल रहे हैं डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड्स भी बना सकती है, या इससे थोड़ा सा बड़ा सेगमेंट भी बना सकती है। अब हमारे पास में रिजल्टेंट में ये क्या मिला? डाइपेप्टाइड्स। ये एंजाइम कहां से आए थे? पैनक्रिएटिक जूस से। अब जो ये रिजल्टेंट में बन रहा है डाइपेप्टाइड्स, इसके ऊपर काम करता है इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस का पार्ट कौन सा है यहां पर? डाइपेप्टाइडेज। और जो इस डाइपेप्टाइड्स को इस तरीके से एमिनो एसिड ऐसे सिंगल यूनिट बना देगा। अब डाइपेप्टाइडेज दो तरीके के हो सकते हैं, क्या पता अमीनो पेप्टाइडेज हो, क्या पता कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो, क्योंकि ये एक्सोपेप्टाइडेज है। एक्सो कार्बोक्सिलिक टर्मिनल पे तोड़ेगा तो एमिनो एसिड का इधर का पार्ट अलग हो जाएगा, एमिनो ग्रुप पे तोड़ेगा एमिनो वाला पार्ट अलग हो जाएगा। क्या लेके चले थे हम? प्रोटीन। प्रोटीन रियली में क्या है? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड को किसमें तोड़ा आपने? डाइपेप्टाइड में। डाइपेप्टाइड को फाइनली किसमें तोड़ दिया? एमिनो एसिड में। इसका मतलब ये पॉलीमर यूनिट सिंपलेस्ट फॉर्म मोनोमर यूनिट में आ चुकी है। इसका मतलब प्रोटीन का डाइजेशन पूर्ण हो चुका है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है लिपिड का डाइजेशन या फैट का डाइजेशन। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि लिपिड क्या है, तब उसका डाइजेशन करवा पाएंगे। लिपिड रियली में एक ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड का मतलब होता है कि जब एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड आपस में मिल जाए, जैसे एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का है और 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के हैं, तो एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड बना लेते हैं, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये तो ग्लिसरॉल हो गए। फैटी एसिड RCOOH, R1, R2COOH, R3COO, ये 3 मॉलिक्यूल किसके हो गए? फैटी एसिड। अब आपको पता है इस साइड में एल्कोहलिक ग्रुप है, इस साइड में COH ग्रुप है। ये दोनों कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा? एस्टर। CH2COOR1, CHCOOR2,
CH2COOR, दिस इज ट्राइग्लिसराइड। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसका डाइजेशन कराएं। हमारे पास अलग अलग पार्ट है, ओरल कैविटी, लाइपेज एंजाइम नहीं है तो डाइजेशन नहीं होगा। ईसोफेगस, यहां पर भी लाइपेज एंजाइम नहीं है तो नहीं होगा। स्टमक, इसके अंदर स्मॉल अमाउंट गैस्ट्रिक लाइपेज की है बट उसका रोल नेग्लिजिबल है। किसमें? डाइजेशन, पाचन में बहुत कम रोल है। तो कौन से पार्ट का? ड्यूडेनम पार्ट का यहां पर मेजर रोल है। देखिए बेटा, हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लिपिड के पाचन की। तो हमें यह पता होना चाहिए कि लिपिड क्या है। लिपिड हमने देख लिया, ये है एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल, 3 फैटी एसिड आपस में कंबाइन करके ट्राइग्लिसराइड बना रहे। दूसरी साइड में हमने ये देखा कि उस लिपिड का मुख गुहा में पाचन नहीं हुआ, ग्रसिका वाले भाग में पाचन नहीं हुआ, स्टमक में हुआ स्मॉल अमाउंट में। स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज स्मॉल अमाउंट में था, लेकिन फिर भी डाइजेशन कम क्यों हुआ? क्योंकि लिपिड के डाइजेशन से पहले वसा का पायसीकरण होना जरूरी है। तो स्टमक भाग में वसा का पायसीकरण नहीं हो पाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं हो पाता। मैंने आपको बताया था, जैसे ही फैट में या लिपिड के अंदर जैसे ही बाइल जूस या पीत रस मिलता है तब जाकर वसा का पायसीकरण होता है। और वसा का पायसीकरण करना तथा लाइपेज की एक्टिविटी को बढ़ाना ये बाइल का काम है। बाइल जूस कहां पर आकर मिलेगा? ड्यूडेनम। इसीलिए ड्यूडेनम भाग में मेजर रोल होगा लिपिड के डाइजेशन में। देखिए अब कैसे। हमारे पास में ये ट्राइग्लिसराइड और ड्यूडेनम पार्ट में हम बात कर रहे हैं। ड्यूडेनम पार्ट में कौन कौन कंपोजिशन आएंगे? एक पैनक्रिएटिक जूस जिसे बोलते हैं अग्नाशी रस वाला भाग। दूसरा इंटेस्टाइनल जूस, आंतरीय रस वाला भाग। पैनक्रिएटिक जूस में क्या है? पैनक्रिएटिक लाइपेज। इसमें क्या है? इंटेस्टाइनल लाइपेज। और आपको पता है स्टमक भाग में भी क्या है? गैस्ट्रिक लाइपेज। तो इस लाइपेज की सब्सिक्वेंट रिएक्शन चलती रहेंगी कंटिन्यूअस। ट्राइग्लिसराइड में फॉर एग्जांपल पैनक्रिएटिक लाइपेज मिला या गैस्ट्रिक लाइपेज मिला तो यही ट्राइग्लिसराइड जो है वो फैटी एसिड
प्लस डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही इस डाइग्लिसराइड यूनिट पर क्या मिलेगा, इंटेस्टाइनल लाइपेज, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड पर। और यदि फाइनली ये मोनोग्लिसराइड वाला पार्ट भी ब्रेक डाउन हो जाए तो क्या बनाएगा, फैटी एसिड प्लस, देखो आप, फैटी एसिड बन रहा है, यहां पर फैटी एसिड बन रहा है, यहां पर फैटी एसिड बन रहा है, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड हो गए, एक ग्लिसरॉल। इस तरीके से आपने सभी देखा कि मेजर फूड सोर्स कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, इन तीनों की कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो थी, पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड और ट्राइग्लिसराइड, उन सब की हमने क्या कर लिया, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है मेरी बात? और कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर में कन्वर्ट करना ही क्या है, डाइजेशन। और जो सिंपलर फॉर्म मिल रही है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है। पॉलीपेप्टाइड की सिंपलर फॉर्म एमिनो एसिड है, डी फॉर्म हो सकती है, एल फॉर्म हो सकती है। लिपिड की फॉर्म में मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड है। इन मोनोमर यूनिट्स को ही हम अब इजी वे से एब्जॉर्प्शन या अवशोषण करवा लेंगे उसका, क्योंकि अभी तक जो फूड मटेरियल है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में उसका डाइजेशन चल रहा था। अब हमें क्या करवाना पड़ेगा, अवशोषण। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को हमने सिंपलर में कन्वर्ट कर लिया। एक पार्ट और देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड यदि है तो उसका डाइजेशन कैसे होगा। बेटा न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि आपने पता है डीएनए है, आरएनए है, ये न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का पास हमारे पास डीएनए है, आरएनए है। अब ये जो डीएनए और आरएनए है, ये हैं क्या, इनके पास फॉस्फेट ग्रुप भी है, इनके पास पेंटोज शुगर भी है, इनके पास नाइट्रोजिनस बेस भी। ये सब चीजें। न्यूक्लिक एसिड बनता कैसे है, तो सबसे पहले सॉरी, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर ये आपस में कॉम्बाइन हो जाए। ये आपस में कॉम्बाइन होकर जो बना रहा है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब ये न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाने लगे तो ये क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड की एन यूनिट, न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारे यूनिट क्या बना लेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड। और पॉली न्यूक्लियोटाइड ही क्या है, न्यूक्लिक एसिड। वो डीएनए हो सकता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए हो सकता है। ये तो हमने क्या किया, उसको बना के देखा है कैसे बन रहा है।
अब बना हुआ पार्ट हमारी बॉडी में जाएगा तो टूटेगा, तो उसे तोड़ने का काम करता है। क्या ओरल कैविटी या मुख गुहा के अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए एंजाइम है? नहीं। ईसोफेगस में? नहीं। स्टमक पार्ट में? नहीं। कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम पार्ट में। हाँ, यहां पर है। तो इस न्यूक्लिक एसिड का पाचन कहां पर संभव होगा? ड्यूडेनम भाग में, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में। देखो कैसे होगा। देखिए बेटा, हमारे पास डीएनए या आरएनए जो है न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में, और न्यूक्लियोटाइड की n यूनिट्स हैं। इस ड्यूडेनम पार्ट में दो पार्ट हैं, पैनक्रिएटिक जूस वाला पार्ट और इंटेस्टाइनल जूस वाला पार्ट। पैनक्रिएटिक जूस के अंदर एक एंजाइम है, पैनक्रिएटिक न्यूक्लियेज, और इंटेस्टाइनल जूस के अंदर एक पार्ट है जिसे बोल रहे हैं इंटेस्टाइनल न्यूक्लियोसाइडेज। सबसे पहले यहां पर न्यूक्लियेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड पर न्यूक्लियेज काम करता है और न्यूक्लियोटाइड यूनिट बना लेते हैं। ये तो n यूनिट थी, अब उसकी न्यूक्लियोटाइड यूनिट बन गई। इस न्यूक्लियोटाइड पर न्यूक्लियेज काम करता है, जो एक टाइप का फॉस्फेटेज है। वो क्या करेगा? यहां से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवा देता है, और न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट साइड हो गया तो क्या बना लेगा? न्यूक्लियोसाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियेज काम किया, न्यूक्लियोटाइड बनाया। इस पे न्यूक्लियस फॉस्फेटेज जो काम कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिया, न्यूक्लियोसाइड। पैनक्रिएटिक जूस ने काम कर दिया। अब कौन काम करेगा? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस इस न्यूक्लियोसाइड पे काम करेगा, जिसे हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोसाइडेज। तो रिजल्ट में क्या बनाएगा? नाइट्रोजीनस बेस प्लस पेंटोज। इसका मतलब ये हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर थी? कॉम्प्लेक्स। और ये हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर आ गई? सिंपलेस्ट। उस कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर हमने जो कन्वर्ट की है, और कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या है? डाइजेशन। अब यदि मैं बात करूं कि जो सभी पार्ट का डाइजेशन हुआ है, तो डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? एब्जॉर्प्शन। इस एब्जॉर्प्शन की नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं कि हाँ, हमारे पास क्या क्या मिला है रिजल्टेंट में। पहला पार्ट, जो भी आपके पास में न्यूक्लियोसाइड था, न्यूक्लियो इससे ऊपर न्यूक्लियोटाइड था, जिसके ऊपर न्यूक्लियेज ने काम किया है, तो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिली? दूसरी फॉर्म हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड पर लाइपेज ने काम किया,
क्या बना, डाइग्लिसराइड, और डाइग्लिसराइड पर फिर लाइपेज ने काम किया, क्या बना, मोनोग्लिसराइड, और मोनोग्लिसराइड ने काम, फिर लाइपेज एक्टिविटी काम करेगी तो क्या बना, ग्लिसरॉल प्लस। इसका मतलब आपको सिंपलर फॉर्म ये मिल गई। तीसरा पॉइंट प्रोटीन है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड या पेप्टोन्स प्रोटियोजेज में डिग्रेड हुआ, उससे सिंपलर फॉर्म क्या बना, डाइपेप्टाइड्स, और डाइपेप्टाइड का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बना, एमिनो एसिड। इसका मतलब यहां पर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिला, और ये कैसे हो सकता है, ये डी फॉर्म भी हो सकता है, ये एल फॉर्म भी हो सकता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म, इसका डिग्रेडेशन हुआ ओलिगोसैकेराइड, जिसे लिमिटेड डेक्स्ट्रिन की फॉर्म में बोल रहे थे हम, डाइसैकेराइड, और देन मोनोसैकेराइड, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये सभी क्या। तो बेटा शुरुआत में जब मैंने शुरुआत की थी इस चैप्टर की, तो मैंने बताया था डाइजेशन का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स 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 मॉलिक्यूल को सिंपलर 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 और सिंपलर में कन्वर्ट करवाना, यही क्या है, डाइजेशन। और जो सिंपलर फॉर्म अब बन रही है, इस सिंपलर फॉर्म को एलिमेंट्री कैनाल में जो पड़ी हुई है, इसको सिंपलर फॉर्म को हम अब इजी वे से क्या करवा सकते हैं, एब्जॉर्ब। तो इस एब्जॉर्प्शन की या अवशोषण की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कौन से फूड मटेरियल का किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।